सुमन गाय का गोबर उठा रही थी। उसका पति गाय के लिए चारा लेने के लिए खेतों पर गया हुआ था। तभी उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, बहू, दोपहर के खाने का समय हो रहा है, जल्दी से खाना बनाओ। तुम्हें पता है ना कि बड़ी बहू से भूखे पेट नहीं रहा जाता, उसे चक्कर आने लगते हैं। सुमन अनमनी सी हो गई। फिर सोचने लगी कि घर में बाकी दोनों बहुओं के होते हुए भी मम्मी जी मुझसे ही सारा काम क्यों करवाती हैं। एक दो बार उसने अपने लिए आवाज उठाई भी थी तो उसकी सास ने उसे यह कहकर चुप करा दिया था कि तुम्हारा पति तो निकम्मा है, कोई ढंग का काम धाम तो करता ही नहीं है, अपने भाइयों के खर्चे पर जी रहा है। वह तो उसके बदले तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। उसका पति पंकज गांव में लोगों के खेतों पर मजदूरी का काम करता था तो उसे बहुत कम रुपए मिलते थे। ये बिल्कुल सच था कि घर का खर्च बाकी के दोनों बड़े भाई ही उठाते थे। सुमन भी पति के मान सम्मान के लिए चुप रह जाती थी और दिन भर नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती रहती थी। हालांकि पंकज भी बाजार से सामान लाना हो या गाय को नहलाने के लिए ले जाना हो, उनका चारा लाना हो या कोई भी भारी काम करना हो, सारा काम वही संभालता था। लेकिन घर वालों की नजर में यह काम कोई काम थोड़े ना था। घर वालों को तो बस रुपए पैसे से प्यार था। जो बेटा ज्यादा रुपए कमाता था उसका ओहदा घर में ऊंचा था। खैर, सुमन ने जल्दी से हाथ धोए और खाना बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल पड़ी। जब खाना बनकर तैयार हो गया तब उसकी सास अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठकर खाना खाने लगी। सुमन को भी भूख लगी थी, लेकिन उसकी सास ने कहा था कि जब सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद ही तुम खाना खाना। सबके खाना खाने के बाद सुमन ने देखा कि सब्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी और बस दाल चावल ही बचे थे। तो वह दाल चावल और अचार लेकर खाना खाने बैठ गई। तो उसकी सास कहने लगी, बहू, यह अचार मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, जो रोज अचार लेकर खाना खाने बैठ जाती हो। अगर केवल दाल भात ही खाने थे तो आंगन से एक मिर्ची तोड़कर ले आती, अचार लेने की क्या जरूरत थी। सुमन की आंखों में आंसू आने लगे। इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त भर पेट भोजन भी उसे ढंग से नसीब नहीं होता था। अभी पंकज भी घर नहीं आया था, उसके लिए भी तो केवल दाल चावल ही बचे थे। उसका दिल कर्रा उठा और वे सोचने लगी कि कैसी जिंदगी है यह, जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता है। हालांकि वह पहले शुरुआत में पति के आने के बाद ही खाना खाती थी, लेकिन पंकज ने उसे कह दिया था कि तुम मेरे लिए इंतजार मत किया करो। वैसे भी एक बार सुमन चक्कर खाकर गिर चुकी थी और डॉक्टर ने उसे कहा था कि समय पर खाना खा लिया करो, इसलिए मजबूरन वह पति के बिना ही खाना खा लेती थी। वैसे भी वह पति का इंतजार करती भी तो पंकज अपनी आंखों के सामने पत्नी को केवल दाल चावल खाते हुए देखता तो उसे बड़ा दुख होता। इसलिए वह अपने आंसुओं को दबाकर जल्दी जल्दी कौर निकलने लगी। थोड़ी देर के बाद खाना निपटा कर वह बाहर आई तो उसकी जेठानी कहने लगी, छोटी, जरा मेरे पैर दबा दे, पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुमन चुपचाप अपनी जेठानी के पैर दबाने लगी। तभी जेठानी के दोनों बच्चे भागते हुए आए और कहने लगे, माँ, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म साफ नहीं हुई है। तब उसकी जेठानी कहने लगी, जाओ सुमन, बच्चों की स्कूल ड्रेस साफ करके सूखने के लिए डाल दो। उनके कपड़े बहुत गंदे थे तो उसे बाथरूम में उन्हें साफ करते हुए आधा घंटा लग गया। उसकी पीठ और कमर में दर्द होने लगा था।
जैसे ही वो कपड़े धोकर उठी, वैसे ही उसके सास ने उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, कपड़े धोने ही आ रही थी तो मेरे कमरे से मेरे कपड़े नहीं ले सकती थी। सुमन तमाचे से बौखला गई। फिर सोच में पड़ गई कि आज तक मम्मी जी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज ये मुझ पर हाथ भी उठा रही हैं। वह सन्न सी खड़ी रह गई थी तो उसकी सास उसे धक्का मारते हुए बोली, बाथरूम में वापस जाओ और ये लो मेरे कपड़े, इन्हें भी धोकर लाओ। सुमन किसी मशीन की तरह काम करने लगी। जब वे काम खत्म करके बाहर आई तो उसने सुना कि उसकी सास फोन पर अपनी बेटी से बात करते हुए कह रही थी, अरे बेटा, क्या जरूरत है तुझे उस पूरे परिवार में रहकर सारे लोगों का काम करने की। मैं तुझे बताती हूँ ना कि 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों के परिवार में कैसे बदलना है। तू अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जा। मैं बताती हूँ कि बंटवारा कैसे करवाना है। यह सब सुनकर सुमन से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, मम्मी जी, 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों का परिवार बनाने के गुण सिर्फ ननद जी को ही नहीं, मुझे भी सिखाइए। मैं ही बेवकूफ हूँ क्या जो इस संयुक्त परिवार में इतने सालों से घिस रही हूँ। तब सास ने बहू के बाल पकड़कर उसे फर्श पर पटकते हुए कहा, नालायक, मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। मेरी बेटी मेरे घर की राज दुलारी है। उसे ससुराल में कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे गृहस्थी अलग करने के लिए कहूँगी ही ना। तू तो इस घर में नौकरानी की हैसियत से ही रह रही है। तेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता कि तू अपनी गृहस्थी अलग करके अपने दम पर जी पाए। तेरे पति को भी संयुक्त परिवार में इसलिए रहना है क्योंकि वह अपने भाइयों की कमाई पर पल सके। पंकज उसी समय गायों के लिए घास लेकर घर पहुंचा ही था। अपने सिर से घास की टोकरी पटक कर वे दौड़ता हुआ आया और अपनी पत्नी को उठाते हुए बोला, माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? मुझे कितनी बार शहर में मेरे दोस्तों ने बुलाया, लेकिन तुमने ये कहकर रोक लिया कि बेटा, तू चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर तुमने मुझे शहर जाने दिया होता तो आज मैं भी अच्छा खासा कमा रहा होता। बड़े भैया शहर में रहकर कमाते हैं। छोटे भैया को तुमने बस स्टैंड पर चाय की दुकान खुलवा कर दी है। मैंने जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर करना चाहा तो तुमने नहीं करने दिया, क्योंकि तुम्हें दिन भर के लिए एक मुफ्त का नौकर जो चाहिए था और उस पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब मेरी पत्नी को भी घर की नौकरानी बना बैठी हो। पंकज को सामने देखकर उसकी माँ बात बदलते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि सुमन अपनी ननद से जलती है। नहीं माँ, मुझे समझ में आ गया है कि इस घर में मेरी और मेरी पत्नी की औकात क्या है। आप लोगों को बस घर का काम करने के लिए नौकर और नौकरानी चाहिए। बाकी हमारी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। अगर इससे कोई गलती हो भी गई थी तो आप इसे इस तरह जमीन पर कैसे पटक सकती हो। अब तो उसकी माँ खामोश हो गई थी। पंकज भरी हुई आंखों से अपनी माँ के इस पक्षपात भरे व्यवहार को देख रहा था। दोनों भाभियां भी अपने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन किसी ने भी सुमन को बचाने की कोशिश नहीं की थी। पंकज अपनी पत्नी को उठाकर कमरे में लेकर आ गया। वे कहने लगा, मुझे माफ कर देना। मेरे निकम्मेपन की वजह से आज तुम्हें भी यह दिन देखने पड़ रहे हैं। दिन भर घर का सारा काम तुमसे करवाया जाता है। तुम्हें ताने भी मारे जाते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो कम से कम तुम तो घर के काम में सहयोग दो। लेकिन भले ही
मैं ज्यादा रुपए नहीं कमा पाता हूँ, मगर घर का बाहर का सारा भारी काम मेरे ही जिम्मे है। भाई लोग तो साहब की तरह घर में आते हैं और आराम से अपने परिवार के साथ समय बिताकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। किसी को यह नहीं दिखाई देता कि उनके पीछे सब कुछ सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी तो मेरी होती है ना। कहते हुए वह रो पड़ा। सुमन उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगी। आज उन दोनों को अपने परिवार से बहुत पीड़ा मिली थी। पंकज को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और शहर आने की बात की। वह पत्नी को भी घर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसने वहाँ पर किसी ढंग के रूम की व्यवस्था करने की भी बात की। तो उसके दोस्त ने कहा कि रूम की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें 5,000 रुपए डिपॉजिट देने पड़ेंगे और तुम लोग यहाँ आओगे तो घर गृहस्थी के थोड़े सामान भी खरीदने पड़ेंगे। तो कम से कम तुम्हारे पास 15 से 20,000 रुपए तो होने ही चाहिए। अपने दोस्त की यह बात सुनकर पंकज उदास हो गया, क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। तब उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, रूम का डिपॉजिट मैं दे दूंगा, थोड़े कम रुपए भी लेकर आओगे तो भी चलेगा। ऐसे समय पर सुमन ने कहा, माँ ने मुझे शादी के समय एक सोने की अंगूठी दी थी, वे हम बेच देते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। पंकज अंगूठी लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था। वे दोनों पति पत्नी अब अपने आत्मसम्मान से समझौता करके इस घर में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने वह घर छोड़ दिया। उसके बाद घर में घर के कामों को लेकर झगड़े होने लगे। दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगी। मजबूर होकर माँ को घर का बंटवारा करना पड़ा। ऐसे में अब दोनों बहुएं उन्हें रोटी पानी देने में भी आनाकानी करने लगी थी। पंकज की माँ घर में पहले मालकिन बनकर हुक्म चलाती रहती थी, लेकिन अब उनकी खुद की हालत भी दयनीय हो गई थी। दोनों बहुएं उन्हें समय से खाना नहीं देती थी और वह भूख से छटपटाती रहती थी। तब उन्हें समझ में आने लगा था कि सुमन और पंकज के साथ उन्होंने अन्याय किया है। शायद इसी की सजा उन्हें मिल रही है। इधर सुमन और पंकज शहर आने के बाद दोनों ही एक बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम पर लग गए। सुमन को सिलाई का थोड़ा बहुत काम आता था, तो उसे मशीन पर काम मिल गया और पंकज को हेल्पर की नौकरी मिल गई। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। हालांकि उन्हें कभी कभी अपनों के द्वारा दिए गए जख्मों की याद आती थी, लेकिन फिर भी दोनों अपने दम पर अपनी दुनिया बसाकर जीने लगे थे। 5 सालों के अंदर ही उन लोगों ने कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए थे, तो वे लोग लोन लेकर एक फ्लैट खरीदने के बारे में सोचने लगे। जल्दी ही उन्हें थोड़ी दूरी के इलाके में सस्ता फ्लैट भी मिल गया और उन लोगों ने लोन लेकर फ्लैट खरीद लिया। समय के साथ उन दोनों की पगार में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे जब उन लोगों को ये लगने लगा कि अब केवल पंकज की कमाई से ही घर चल सकता है, तब उन दोनों ने बच्चों के बारे में सोचना शुरू किया। सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सुमन बेटी की परवरिश में व्यस्त हो गई थी। वो लोग अब परिवार की राजनीति से दूर होकर बस एक दूसरे का सहारा लेकर ही जी रहे थे। इधर पंकज की माँ बुढ़ापे में और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं था। अपनी जिस बेटी को उन्होंने गृहस्थी अलग करने की सीख दी थी, आज वे अपने परिवार से अलग होने के बाद बहुत पछता रही थी, क्योंकि सुख दुख में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था।
उसके पति की कमाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि घर के खर्चे आराम से चल पाए। पहले तो संयुक्त परिवार में सब कुछ साझा ही था, तो कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब वे लोग भी बहुत परेशान थे। माँ की गलत सीख के कारण आज सब कुछ तबाह हो चुका था। इधर पंकज के दोनों भाइयों को भी काम में नुकसान हो रहा था, तो घर में खाने पीने की दिक्कत भी होने लगी थी। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ा। वे लोग पढ़ाई लिखाई में भी ठीक से ध्यान नहीं देते थे। पूरे परिवार में बस मनुष्यत छाई रहती थी और इन सब का कोई अंत ही नहीं था। उनके जीवन में सुख शांति नहीं थी। वैसे तो उन्हें लगता था कि इन सब का कारण अलग है, लेकिन गौर किया जाए तो यह सब उनके ही बुरे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा था। दोस्तों, जो लोग किसी को सताते हैं, जानबूझकर परेशान करते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हो भी कैसे सकता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।